हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर स्वागत है। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट करा था, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट करा था। हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आज के जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट। तो अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है अब तक तो वाला सेशन कंप्लीट देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ मैंने डिफाइन करा गया है, अपॉइंटमेंट से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। अब इस वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारा एक है जो कि दिल्ली में है। हर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई कोर्ट होते हैं, उसके स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं जिला न्यायालय और गैर न्याय पंचायत आ जाती है। इस तरीके से सिविल और दीवानी कोर्ट्स ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो हाई कोर्ट हमारी कहाँ है, स्टेट लेवल पर है। स्टेट लेवल पर कितनी हाई कोर्ट है, 24 है। और फाइनली अगर हम बात करें हमारा एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अब इसके लिए कुछ एक्ट्स हैं उसको याद रखिएगा। 1861 हाई कोर्ट का हाई कोर्ट ऑफ एक्ट है। 1961 इसका ईयर है, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा एक्ट है और कौन सा ईयर है। तो 1961 इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जन 1862। 1 जन 1862 इम्प्लीमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल ये आ जाता है एग्जाम में, हाई कोर्ट खुद किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 214। बहुत इजी है, हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल देखा था। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 1 का 22, 2 का 44। बस इसमें हाई कोर्ट में क्या कर दो, 2 को आगे कर दो, 214। तो हाई कोर्ट किस में है, हमारा 214 214 में है। आर्टिकल नेक्स्ट है 231। आर्टिकल 231 किस चीज़ से रिलेटेड है, एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का कार्य दिया जा सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने हाई कोर्ट है, 25 है। अब 25 तो हमारे स्टेट नहीं है, स्टेट तो हमारे 28 है, प्लस यूटी भी है। तो ऐसे में एक ही हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट्स को देख सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 231 में कहा गया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 231 हमारा किससे रिलेटेड है, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का कार्य को संभाल सकती है। और आर्टिकल 214 खुद एक हाई कोर्ट का ही आर्टिकल है। अब 31 के बाद कौन सा आ गया, 41। देखिएगा 31 देन 41। आर्टिकल में यूटी के लिए भी एक अलग से हाई कोर्ट बनाया जाएगा संसद के द्वारा। हाई कोर्ट होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे पहले होना चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए, कितना उनका सैलरी होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। ये सारा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, ये सारा डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो विधानमंडल लेगा, नहीं, उसके ऊपर वाले ही तो लेंगे। तो हाई कोर्ट स्टेट पे आ रही है, तो स्टेट लेवल पर यहाँ पे कहा जा रहा है एक से अधिक राज्यों को हाई कोर्ट दे सकती है। तो ऐसा ना हो वो कहेगी, राज्य कहेगा हमारे यहाँ विधानमंडल में, मतलब कि हमारे यहाँ जो न्याय विधानसभा है या विधान परिषद है वहाँ पे रूल्स बनाए जाएं, दूसरा स्टेट कहेगा हमारे लिए तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे बढ़िया है संसद में, पार्लियामेंट में ही सारी चीज़ों को बनाया जाता है, देन उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 215। उच्च न्यायालय एक अभिलेखा न्यायालय है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेखा न्यायालय, ऐसे ही क्या है, हाई कोर्ट भी अभिलेखा न्यायालय है। हर एक जो अथॉरिटी है उसको नीचे वाले जो लोग होंगे, जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा अभिलेखा न्यायालय है तो वहाँ के डिसीजन क्या होते हैं, रिटर्न में लिखे जाते हैं कि जिसको फॉलो कर सके हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन भी क्या किए जाते हैं, अभिलेखा है, रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, लिखित में रहते हैं, जिससे कि नीचे जो भी उसके न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या और भी कोई वहाँ पे न्याय का पालन कर रहा है, डिसीजन सुना रहा है, तो वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। उसको एक तरीके से रिकॉर्ड कोर्ट की तरह रखा जाते हैं डिसीजन को, किस केस पर क्या डिसीजन लिया गया। फिर आर्टिकल आता है 216।
उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, कहाँ का, हाई कोर्ट का, अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। अभी आपको मालूम है इलाहाबाद यूपी जो कि प्रयागराज, जिसमें 1 हमारी क्या है चीफ जस्टिस और 159 अदर जज इक्वल कितने हो गए 160। बॉम्बे में आपके 94। वो तो आपका अलग अलग नहीं पूछेंगे, नंबर्स भी बहुत कम पूछते हैं। बेसिकली ये पूछेंगे कि हाँ ये जो है हाई कोर्ट में कोई भी चेंजेस होते हैं वो किसको कहाँ से होते हैं, तो पार्लियामेंट से होते हैं। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट आ जाइएगा हाई कोर्ट के एक और आर्टिकल है आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में इसमें कहा गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो अपॉइंटमेंट, ओथ, रिजाइन ये तीनों किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, 10 यहाँ पे राष्ट्रपति कर रहा है। जो अपॉइंटमेंट कर रहा है वही क्या करेगा, इस्तीफा को लेगा। भाई जिसने रखा वही तो इस्तीफा आप उसी को देंगे अपना रिजाइन। तो ये दोनों काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। मगर क्या रहता है ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाने वाला इक्वल कौन हुआ, राष्ट्रपति। मगर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में कौन होगा, स्टेट लेवल पर जो राष्ट्रपति की तरह काम करता है वो तो है गवर्नर। तो शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर। ये आर्टिकल 219 में कहा गया है। 219 आर्टिकल में कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या अन्य न्यायाधीशों की बात करें, मतलब कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जिन जिन लोगों का, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, गवर्नर के द्वारा। क्योंकि गवर्नर का सेम हम उस तरीके से देखते हैं स्टेट लेवल पर, जैसे हमारे राष्ट्रपति रहते हैं वैसे ही स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। जैसे सेंट्रल में पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही स्टेट में यहाँ पे सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सेम पावर यहाँ पर हाई कोर्ट के पास होगी। उसमें कोई भी ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं देखेंगे, 1-2 चीज़ों का बस डिफरेंस देखेंगे। तो हो गया यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा, रिजाइन राष्ट्रपति द्वारा, ओथ किसको हम किसके द्वारा दिलाई दी जाएगी, गवर्नर के द्वारा। उधर सुप्रीम कोर्ट में तीनों राष्ट्रपति द्वारा होगा, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड शपथ, तीनों चीजें। अब जो आ रहा है व्यक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन का 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम करा हो या फिर वकालत करी हो 10 वर्ष तक। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करी हो चाहे किसी और हाई कोर्ट में काम करा हो, न्यायाधीश के तौर पर वकालत करी हो, तो वो क्या है, क्वालिफाई है यहाँ पर हाई कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में कहा गया है जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या जज होंगे, उन सभी की सैलरी भारत के, क्योंकि स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है तो यहाँ पर राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। देखिए संचित निधि हर स्टेट के लिए होती है, सेंट्रल में भी होती है। अब कुछ टैक्स जो होते हैं राज्य द्वारा लिए जाते हैं, कुछ टैक्स होते हैं सेंट्रल को डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर स्टेट में संचित निधि है, सेंट्रल में है। जितनी भी इनकम टैक्स की बात करें या टैक्स की बात करें या फिर जो भी सरकार की गवर्नमेंट की इनकम आ रही है, वो सारा संचित निधि में कंसोलिडेटेड फंड में रखी जाती है और वहीं से ही सारे एक्सपेंडिचर कर जाते हैं, चाहे बजट हो, चाहे सैलरी हो, वेतन भत्ते, सारे कंसोलिडेटेड फंड में। बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है किस फंड से एक्सपेंडिचर कराए जाते हैं या बजट पे किया जाता है, किस फंड से यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ की सैलरी किस फंड के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब फंड में आपको याद होना चाहिए, किसी का भी नाम ले लें, आपको बस संचित निधि याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कितना इनका है सैलरी है 2.5। देखिए 2.5 हमने पढ़ा था हाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, चीफ जस्टिस की कितना था 2.8। वैसे सैलरी का अमाउंट नहीं पूछते हैं, बट याद रखिएगा वहां पे जो न्यायाधीशों की
सैलरी होगी वो यहाँ पर चीफ जस्टिस की होगी, और यहाँ पे जो अदर जज है उनका 2.25 लाख का पैकेज। पेंशन संचित निधि से ही, सारा जितना भी पेंशन होगा, सैलरी हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सब कुछ संचित निधि से, क्योंकि जब आ ही रहा है उसमें तो जाएगा भी उसी से ही। फिर आते हैं नेक्स्ट 222 आर्टिकल, जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करना है, ट्रांसफर होता है, राष्ट्रपति करते हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, ये काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर आता है हमारा राष्ट्रपति ही, गवर्नर नहीं भेजेगा, क्योंकि गवर्नर तो दूसरे स्टेट में भी होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों की सोच में, दोनों की बातों में। तो यहाँ पे जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले सकता, भाई सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय दिलाना, ना कि ये देखना कि किसका क्या करना है क्या नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का। मतलब यहाँ पर जो एक होता है ना सलाह मशवरा चीजें करके फाइनल चीजें राष्ट्रपति द्वारा अंतरण राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 224, जो भी अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 226, रिट जारी करने की शक्ति। 5 तरीके की रिट्स होती हैं। देखिए 5 तरीके की रिट्स हमने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उसमें बताई थी आपका, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, परमादेश हो गई है, प्रतिरक्षा, ये सारी क्या है आपकी 5 तरीके की। इस तरीके के सारे नाम मैं बता दूंगी। उत्प्रेक्षण, ये 5 तरीके की रिट्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 32 में की गई है, संविधान की साधना बोला गया है। ये इसके द्वारा हम डायरेक्ट रिट्स के द्वारा हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमें यहाँ पे हायरार्की को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, जो हमारे अधिकार है हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपील डायरेक्ट हम कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो हमें अधिकार किस में दिया गया है 5 रिट्स का, आर्टिकल 226 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी पूरी। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 क्या कहता है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट की सलाह से 7 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखिएगा आर्टिकल 233 में किस चीज के बारे में कहा गया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है, जिला न्यायाधीश। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था उन्हीं के लेवल पे तो राष्ट्रपति का रहेगा, उनसे ऊपर। अब डिस्ट्रिक्ट आ गया नीचे, अब स्टेट हो गए ऊपर, तो यहाँ पे किसके पास आ गई पावर, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। अब क्योंकि न्याय से रिलेटेड है तो उन्हीं के लोगों से सलाह मशवरा किया जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं कि गवर्नर अपने सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर निर्णय लेकर अपॉइंटमेंट करेगा, तो नेता करेंगे चोरी और हाई कोर्ट कर देगी उनको रिहा, क्योंकि क्या है भाई उन्हीं के लोग ही बैठे हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है, राज्यपाल जो सलाह मशवरा करेगा तो वो किसके, हाई कोर्ट में जो जज ऑलरेडी हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी ही सलाह से यहाँ पर जिला न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 234, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल और हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग की सलाह से करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 233 हो गया और 234, ये दोनों आपके किससे रिलेटेड है, जिला न्यायाधीश से। याद रखिएगा यहाँ पे जिला न्यायाधीश से रिलेटेड आपके 2 आर्टिकल है, 233 और 234। पहले जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट से सलाह लेकर। फिर है जिला न्यायाधीशों के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल की ही सलाह पर करा जाए, राज्यपाल के ही द्वारा किया जाएगा, मतलब साइन राज्यपाल का होगा, मगर यहाँ पे हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग की सलाह लेकर, एडवाइस लेकर। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। अब जो भी अधीनस्थ न्यायालय होती हैं वो किसकी देखरेख में चलती है, हाई कोर्ट की देखरेख में चलती है।
के ही वहाँ पर रूल्स जो बनाए जाते हैं, रूल्स और चीज़ों को फॉलो करा जाता है, मतलब एक तरीके से उनको देखना कहाँ पे कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं पे जजमेंट के लिए जजों की संख्या तो कम नहीं पड़ रही है, कोई पैनल तो नहीं बैठना है, मतलब कि वो सारी चीज़ों को वहाँ पे देखना, नियंत्रण करना, काम का सही ढंग से चल रही हैं चीज़ें, नहीं चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रेजेंट करना। तो ये सारा काम कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। किसके लिए? अधीनस्थ न्यायालयों में। ये इनको काम दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 235। तो आपको पता चल गया 233, 234, 235 ये सारे आपके किससे रिलेटेड है? जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड है। बाकी आपके किससे सारे आर्टिकल आ गए? आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आ गया हाई कोर्ट 214 आर्टिकल, 214 आर्टिकल। दूसरा आप याद रखिएगा 215, 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखा न्यायालय है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्या है? रिकॉर्ड कोड है। अपने निर्णयों को लिखित में प्रेजेंट करना, जिससे कि जो अन्य न्यायालय है, अन्य न्यायालय मतलब उनसे नीचे वाले न्यायालय हैं, वो उसको एक निर्णय के तौर पर सेम केसेस आने पर डिसीजन सुना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया है, उच्च न्यायालय। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे जो भी योग्यता थी, अपॉइंटमेंट थी, सैलरी थे, शपथ थी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अब आपका हाई कोर्ट भी कंप्लीट हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लीट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय के अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सारा क्विज सेक्शन, MCQ जितने भी हैं वो सब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो नए नए क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो वो भी आपको याद होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, पूरे उसके नोट शेयर करते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझने में प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है नहीं ये हमें पहले पढ़ना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और जिस भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर जो भी आपका दिक्कत हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरा जो पार्ट है पूरा GS है, आपको मैं पूरा GS के, रीजनिंग के, मैथ्स के, सबका आपका कॉम्पिटिशन जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी आपका सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो, आपको कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और यहाँ पर बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि जो और भी हमारे न्यू वीडियोज़ हैं, अपडेट हैं, वो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।